हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और इसमें अपवर्तनांक एक माध्यम के लिए पढ़ेंगे, 3 क्रमिक समांतर माध्यम, अर्थात बारी बारी से 3 समांतर माध्यम रखे हों, जैसे हवा, जल, कांच, तो इनके अपवर्तनांकों में क्या संबंध होता इसको पढ़ेंगे। ठीक, कहने का मतलब कि एक माध्यम मतलब 2 माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, कैसे निकलता है, और 3 माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध होता है, ये 2 चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपवर्तनांक तीन क्रमिक समांतर माध्यमों के अपवर्तनांक वर्तनांक। ठीक, तो इसमें जो है पहले अपवर्तनांक देखा जाए, इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा क्या, अपवर्तन धन अंक, अपवर्तन धन अंक। अब इसका क्या मतलब है, अपवर्तन जब होता है प्रकाश किरण का तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो कभी कम तिरछी होगी, कभी ज्यादा तिरछी होगी। तो कम तिरछी है, ज्यादा तिरछी है, इसको व्यक्त करने के लिए एक संख्या ली जाती है, वही संख्या कहलाती है अपवर्तनांक। स्नेल के नियम से वो संख्या मिलती है, स्नेल के नियम से वो संख्या मिलती है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, इधर हवा है और इधर जल है मान लीजिए। ठीक, एक प्रकाश किरण आई, आपतित हुई, अभिलंब है, प्रकाश किरण निर्गत हुई दूसरे माध्यम में, अर्थात अपवर्तित हुई। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक, ए ओ ओ बी, यन यन डैश, ये अभिलंब है। देखो, हवा से जल में आई तो क्या होगा, अपवर्तित किरण जो ओबी है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात जितना आपतन कोण है अपवर्तन कोण उससे छोटा हो जाता है। ठीक, इसी तरीके इसके जस्ट विलोम है कि अगर प्रकाश किरण जल से हवा में जाए तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये यहां जल करो और यहां हवा। ठीक, अब प्रकाश किरण आपतित हो रही है, अभिलंब है, और ये इस तरीके से चली गई। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। ए ओ बी, यन यन डैश। ध्यान दो, यहां हवा से जल में गई प्रकाश किरण, अर्थात विरल से सघन में गई। तो ये सबसे सामान्य उदाहरण है अपवर्तन जब पढ़ना शुरू करते हो। हवा से चाहे कांच ले लिया जाए चाहे जल, तो विरल से सघन में जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, रट चुके हो। इसी की विलोम स्थिति यहां हमने बनाया है कि प्रकाश किरण जल से हवा में जाए, अर्थात सघन से विरल में जाए, तो यहां अभिलंब की ओर अगर झुकी थी तो यहां अभिलंब से दूर हो जाएगी। कहने का मतलब हवा जल के लिए अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा, जबकि उसी का विलोम जल हवा के लिए अपवर्तन कोण आर आपतन कोण से बड़ा। अब अपवर्तनांक निकालते हो
तो यहां क्या होगा, हवा से ANW बराबर साइन I बटे साइन R, और यहां क्या होगा WNA बराबर साइन I डैश करो R डैश I डैश बटे साइन R डैश। अब विचार करो क्या क्या मान कैसे मिलेगा। साइन में अगर कोण बढ़ता है अंश में तो उसका वास्तव में मान भी बढ़ जाता है। जैसे साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। अगर 30 अंश से ज्यादा करोगे कोण साइन में तो 1/2 से मान भी बढ़ेगा और जाते जाते 90 पर 1 हो जाता है। तो साइन में अगर अंश में मान बढ़ता है तो साड़ी के मान भी उसके बढ़ते हैं। तो यहां हवा जल वाले स्थिति में साइन I बटे साइन R, तो I का मान देखो बड़ा है, अपवर्तन कोण R छोटा है, तो यहां अंश बड़ा हर छोटा, तो अपवर्तनांक जो आएगा वो क्या होगा 1 से बड़ा। अपवर्तनांक क्या होगा 1 से बड़ा। ठीक, यहां क्या होने जा रहा है, यहां जल से हवा में जा रही प्रकाश किरण, तो क्या हुआ I छोटा है R बड़ा है, तो यहां निकालेंगे जब इसको लिखे हैं साइन I डैश बटे साइन R डैश, तो I का मान छोटा है और R का मान बड़ा है, चूंकि अभिलंब से दूर हटी है, तो यहां जो मान आएगा 1 से छोटा, अंश छोटा है हर बड़ा है। ठीक, तो यहां अपवर्तनांक क्या हुआ, अपवर्तनांक छोटा 1 से। ठीक, अपवर्तनांक छोटा 1 से। तो एक बात यहां यह तय हुई कि अगर विरल से सघन में प्रकाश किरण जाती है, पहला माध्यम विरल दूसरा सघन, जैसे हवा जल, तो अपवर्तनांक 1 से बड़ा रहेगा। वो 1 से बड़ा होने का मतलब 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 आदि। लेकिन अगर प्रकाश किरण जल से हवा में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, यहां की उल्टी स्थिति हो रही है, तो यहां अंश छोटा हो जाता है हर बड़ा। भाई कोण अंश वाला छोटा हर वाला बड़ा, तो अपवर्तनांक क्या आता है 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब जैसे 0.95, 0.99, 0.96, और यहां क्या है 1.4, 1.5, 1.8। ठीक, इस तरीके से। तो अब अपवर्तनांक में हम लोग क्या देखें कि अगर विरल से सघन में प्रकाश किरण जा रही है तो अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा होगा। तो अगर अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा हमको मिला, जैसे हमको दे दिया गया 1.5, हम कहेंगे ये तो 1 से बड़ा मान है। इसका मतलब क्या कि स्नेल के नियम में साइन I का मान बड़ा होगा, साइन R का मान छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। यही अपवर्तनांक देख के हम पता कर लेंगे प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। ठीक, यहां क्या है, यहां 1 से छोटा मान आया है अपवर्तनांक का, कोई मान दे दे तुम्हें, तो ये कहोगे कि यहां 1 से छोटा मान आया, इसका मतलब यहां स्नेल का नियम लगाया गया होगा, तो अंश छोटा रहा होगा हर बड़ा, अर्थात I का मान छोटा रहा होगा, R का मान बड़ा। I डैश का मान छोटा, R डैश का मान बड़ा। तो बड़ा कब होगा R डैश, जब अपवर्तन कोण बड़ा। ये कब होता है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है। तो अपवर्तनांक का मान देख करके हम ये समझ जाएंगे प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। अब फिर से इसको समझ लो। एक ये रटा रटाया जब अपवर्तन का पाठ पढ़ते हो तो शुरू में यही बात आती है, हवा जल या हवा कांच हम मान लो लिख दें। ठीक, तो प्रकाश किरण जब आती है अपवर्तित होती है तो कहते हैं अभिलंब की ओर झुक गई।
अर्थात अपवर्तन कोण r छोटा हो गया आपतन कोण से। तो जब स्नेल के नियम में अपवर्तनांक निकालेंगे तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई का मान भी बड़ा हो जाएगा, साइन आर का मान छोटा हो जाएगा। इस तरीके से अंश बड़ा हर छोटा। तो जो अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू निकला वो क्या हुआ, 1 से बड़ा, चाहे 1.4, चाहे 1.5, 1.8। इसका मतलब अगर अपवर्तनांक हमको दे दे, कह दिया उसने कि 1.7 अपवर्तनांक है, कुछ बताओ, तो हम कहेंगे 1.7, 1.7 यह 1 से बड़ा है। अब बड़ा कैसे होगा, स्नेल के नियम में जाओ, साइन आई का मान बड़ा और साइन आर का मान छोटा होने पर, अंश बड़ा हर छोटा होने पर ही 1 से बड़ा मान आएगा। इसका मतलब प्रकाश किरण क्या ऐसी स्थिति में विरल से सघन में जा रही है। अपवर्तनांक का मान पाने पर बहुत व्याख्या हो जाती है। अब यहां मान लो हमको अपवर्तनांक उन्होंने दे दिया 0.96, कहेंगे ये तो 1 से छोटा है, अर्थात ये ऐसी भिन्न है दशमलव की, समझो कि अंश छोटा हर बड़ा। अरे भाई इसको अभी भिन्न में बदलो तो अंश छोटा हर बड़ा होगा। तो स्नेल के नियम में फिर आओ, अंश छोटा हर बड़ा, हर का मतलब क्या हुआ, आर कोण बड़ा, अपवर्तन कोण बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, इसी की विलोम स्थिति है, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। ठीक इस तरीके से अपवर्तनांक देख करके हम तय कर देते हैं कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है अथवा विरल से सघन में जा रही है। तो यहां एक इसके बारे में लिख दिया जाए, विरल से सघन अपवर्तनांक एक से बड़ा, ठीक, और सघन से विरल अपवर्तनांक एक से छोटा। ठीक, एक बात इसको समझने के लिए इसे समझे रहो कि जब अपवर्तन पढ़ते हो तो हवा कांच या हवा जल लिया जाता है। तो हवा विरल है, जल सघन है, आई कोण से आर कोण छोटा हो जाता है। स्नेल का नियम लगाते हैं साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बड़ा साइन आर छोटा। तो इसको जब हल करेंगे तो मान 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हो गया कि सघन से विरल में गए तो नहीं, विरल से सघन में गए तो अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा हो गया। ठीक, 1.4, 1.5, 1.8। अब इसी का जस्ट विलोम मान लो, जब सघन से विरल में जाए, जल से हवा में जाए, तो क्या होगा, अब कह दोगे कि अपवर्तनांक 1 से छोटा आएगा। इसी को उल्टा करो भाई, 1 से बड़ा आया तो दूसरी स्थिति में विलोम की जो स्थिति है वो 1 से छोटा आएगा। इस तरीके से देख के हम जान लेंगे। अब यहां दूसरा तथ्य है कि 3 क्रमिक समांतर माध्यमों के लिए अपवर्तनांक ये आता है। 3 माध्यम हो गए, जैसे हवा, कांच, जल। ठीक, 3 माध्यम कोई भी हो गए तो उनके अपवर्तनांकों में संबंध। इसके लिए देखो एक हम चित्र बना रहे हैं और एक सूत्र बनाएंगे, लेकिन सूत्र समझ लो, याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जबकि ये सबसे पेचीदा सूत्र है। अगर इसको लोग जड़ से नहीं समझ पाते हैं तो इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो 100%, 90% यह संभावना होती गलत होगा। हम जैसे बता रहे हैं वैसे करिए। एक जो है ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। ठीक, अब इसमें ऊपर कोई माध्यम ले, कोई माध्यम लो, 3 माध्यम करना है। मान लो हम हवा ही ले लेते हैं,
हवा। चलो यहां क्या लिया जाए, चलो कांच ले लेते हैं। यहां क्या ले लिया जाए, चलो जल ले लेते हैं। आखिरी में फिर क्या मिलेगी, हवा रहेगी कि नहीं रहेगी। जो पहला माध्यम रहेगा वो अंतिम माध्यम भी रहेगा। ठीक, कांच अगर लोगे बाहर बाहर तो हवा, जल और फिर कांच बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब कि तीन माध्यम जो लेंगे उसमें जो पहला माध्यम रहेगा वही आखिरी माध्यम हो जाएगा। अरे भाई हवा में ही तो रखे हो, कांच की प्लेट रखे, जल रखे, तो बाद में फिर इधर हवा बचेगी नहीं बचेगी। या कांच वाले माध्यम में रखोगे तो हवा है, जल है, तो फिर आगे कांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला वाला जो माध्यम लिया जाता है वो बड़ा व्यापक होता है। ठीक, हवा, कांच, जल, तो लास्ट में हवा रहेगी। जो पहला माध्यम करो वो तीसरा माध्यम करो। अब देखो होता क्या है, प्रकाश किरण लाओ, ये अभिलंब, ठीक, तो हवा से ये कांच सघन है, प्रकाश किरण यहां आई। अब यहां अभिलंब खींचो, कांच से जल कुछ विरल है तो प्रकाश किरण यहां गई। यहां अभिलंब खींचो और जल से हवा में गई तो ये हवा विरल है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ध्यान दो, यहां थोड़ा बारीकी वाली बात है। ये पहला आई, ये क्या हुआ, आर कोण हुआ। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक, अब ये प्रकाश किरण जब यहां आ रही है तो ये अभिलंब तो एक दूसरे के समांतर होंगे ना, समांतर माध्यम रखे गए हैं, तो एकांतर कोण के कारण यहां हो गया क्या, आर। ठीक, और यहां क्या हो गया, बदला कोण आर डैश। यहां क्या होगा, आर डैश, और यहां जो होगा वो आई हो जाएगा। रेखा गणित से सिद्ध कर सकते हो कि जो पहला आपतन कोण होगा वो अंतिम में जो निर्गत कोण होगा या अंत वाला अपवर्तन कोण होगा उसके बराबर होगा, रेखा गणित से तय होगा। इसको यूं समझ लो जैसे पहला माध्यम हवा रखे हैं तो अंतिम माध्यम फिर हवा हुआ, वैसे जो पहले माध्यम में आपतन कोण रहेगा वही दूसरे माध्यम में अंतिम माध्यम में अपवर्तन कोण भी होगा। ठीक, तो इसमें दो बातें तय करो। एक तो तीन माध्यम लेंगे, जो पहला माध्यम करेंगे दोनों माध्यमों के बाद वही माध्यम फिर आ जाएगा, अर्थात चौथे नंबर पर पहला माध्यम आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो पहला आपतन कोण होगा वो अंतिम में अपवर्तन कोण या निर्गत कोण होगा। ये रेखा गणित से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब यहीं से अपवर्तनांक निकालना शुरू करो। हवा कांच का, कांच जल का, जल हवा का, तीन अपवर्तनांक यहां आए और तीनों अपवर्तनांकों में अब संबंध हम खोजेंगे। तो यहां 60 में लिखते चलो, क्या हुआ, हवा कांच, तो ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर, समीकरण ए। और क्या, साइन आई बटे साइन आर। अब कांच से जल में जाओ, सीरियल बदलो ना, तो जी एन डब्ल्यू क्या हुआ, आपतन कोण, ये आर हो जाएगा आपतन कोण कांच और जल के लिए। एकांतर कोण के कारण ये आर यहां पहुंचा, तो साइन आर बटे साइन अपवर्तन कोण क्या होगा, आर डैश, समीकरण 2। फिर जल से हवा में जाओ, डब्ल्यू एन ए क्या हुआ, आपतन कोण आर डैश, तो साइन आर डैश बटे साइन आई, समीकरण 3। समीकरण तीनों का गुणा कर लो, समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3
क्या हुआ, AN G गुणे GNW गुणे WNA बराबर साइन, यहां से लिख दे रहे हैं साइन I बटे साइन R गुणे साइन R बटे साइन R डैश गुणे साइन R डैश बटे साइन I। अब देखो साइन I से कटा, साइन R डैश से कटा, और साइन R से कटा। तो तीनों अपवर्तनांकों का गुणनफल करते हैं तो यहां आ गया क्या, 1। इसलिए AN G गुणे GN W गुणे WN A बराबर 1। ठीक, तो तीन जो अपवर्तनांक हैं, तीनों अपवर्तनांकों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। ये देखने में तुम्हें लग रहा जनरली सूत्र, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में आएंगे, इतना यहां समझे रहो, केवल याद ना करो, ये टेंशन ना बनाओ कि इसको हमको याद करना है, केवल इसको देख लो, इस समय समझ लो कैसे हुआ, भूल जाओगे कोई बात नहीं। ये ना कहो कि कहीं से लाके पटक दिया गया। अरे भाई, हम ये माध्यम लिए तीनों चित्र में बनाए हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण तय किए, फिर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा ANG निकाले, और GNW निकाले, और WNA निकाले। ठीक, और तीनों समीकरण का हमने गुणा कर लिया, तो ये पक्ष गुणा हो गए देखो यहां, और ये पक्ष गुणा हो गए यहां। तो दूसरे पक्ष में ये ऐसी राशियां हैं कि ऊपर नीचे कट जा रही हैं, और सबका मान आ गया 1, इसलिए तीनों अपवर्तनांकों का गुणनफल आ गया 1। बस इतने समझे रहो, आगे न्यूमेरिकल में हम ऐसी तरकीब बता देंगे कि न तुमको याद करना है, न तुम्हारा सूत्र गलत होगा। ठीक, एकदम फ्री में ये सूत्र तुम्हारा चलेगा। इसमें पेच बहुत है, और याद करने के चक्कर में रहोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, न्यूमेरिकल में आएगा तो वहां हम सही करवा देंगे, केवल हमने यहां परिचय करवाया बस।